लास्ट लेक्चर में जहाँ हमने एंड किया था, तो मैंने वहाँ पे स्टेट किया था कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करने के दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास जो कोर्स में है। एक पार्शियल वेव एनालिसिस और दूसरा हमारे पास है बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। तो आज हम देखेंगे पार्शियल वेव एनालिसिस। तो मकसद क्या है हमारे पास, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना। हमें चैप्टर नंबर 4 से बताया कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, वो इस तरह लिखी जा सकती है, यानी कि हमारे पास जो रेडियल पार्ट है और जो एंगुलर पार्ट है आप वो सेपरेबल है। पूरा वेव फंक्शन सेपरेबल है, आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेडियल पार्ट हमने देखा था, जो यू को हमने रिप्रेजेंट किया था इन टर्म्स ऑफ आर, और कैपिटल आर, आर हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन है। तो ये इक्वेशन लिखी थी, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से है। और इसके बाद वो रीजन अगर हमारे पास जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है, जैसे कि लार्ज आर है, तो सेकंड टर्म निग्लिजिबल हो जाएगी, ये टर्म जाती रहेगी, ये वैसे ज़ीरो हो गई। तो बाकी जो टोटल हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो रहेगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर यू ओवर डी आर स्क्वायर, और यहाँ पे ई यू रहेगा। तो यहाँ पे अगेन जैसे कि हम रिप्रेजेंट करते हैं के में पूरी इक्वेशन, तो के में रिप्रेजेंट करोगे और उसकी जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये है, u इज इक्वल टू सी ई पावर आयोटा के आर प्लस डी इंटू ई पावर माइनस आयोटा के आर। जबकि एक्चुअल जो हमारे पास वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन, वो कैपिटल आर है, यू नहीं है। तो हमें कैपिटल आर चाहिए, तो आर आप इस तरफ ले जाओगे, ये रह जाएगा आर अप्रॉक्सीमेटली ई पावर आयोटा के आर और माइनस ई पावर आयोटा माइनस आयोटा के आर ओवर आर। जबकि हम देख रहे हैं स्कैटर्ड वेव, तो स्कैटर्ड वेव जो आउटगोइंग वेव होगी वो ये हमें देगा, ये इनकमिंग वेव है। तो आउटगोइंग वेव स्कैटरिंग वेव के लिए डी ज़ीरो होगा। डी इक्वल ज़ीरो होने के बाद हमारे पास जो एट लार्ज वेरी लार्ज वी आर हमारे पास वेव फंक्शन रहेगा, वो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो हमने वेव फंक्शन लिखा है रेडियल पार्ट, वो मच लार्जर आर के लिए है, यानी कि के आर मच ग्रेटर देन 1। और इस लिमिट को हम ऑप्टिक्स में कहते हैं रेडिएशन जोन। जैसे कि वन डायमेंशन स्कैटरिंग थ्योरी में है, हमारे पास जो वेव फंक्शन होता है वो लोकलाइज रीजन में होता है और उस रीजन के अलावा अप्रॉक्सीमेटली जीरो के इक्वल होता है। तो वही अजम्पशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारे पास थ्री डायमेंशन में भी जो पोटेंशियल है वो लोकलाइज्ड है। जैसे कि ये हमारे पास वो रीजन है जिसमें वह पोटेंशियल जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये जो आप कह लें कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब है हम, या फिर कोई और पार्टिकल जिससे हम स्कैटर्ड हो रहे हैं, या कोई और फील्ड है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया स्कैटरिंग रीजन। और यहाँ पे जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये इंटरमीडिएट रीजन है, ये मच लार्जर है और ये मच क्लोजर टू द स्कैटर्ड रीजन है। तो इसे दरमियान में एक रीजन है जिसे हम इंटरमीडिएट रीजन कहते हैं, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास पोटेंशियल जीरो के इक्वल है। तो इन केसेस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन रहेगी वो v जीरो हो जाएगा, इंटरमीडिएट रीजन के लिए v जीरो रह जाएगा, और बाकी हमारे पास इक्वेशन ये है। अच्छा, इसमें कौन से पोटेंशियल आ सकते हैं जिसमें हमारे पास ये वाली 1/r² टर्म तो रहे, लेकिन ये v पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोलम्बिक पोटेंशियल नहीं होगा, क्योंकि कोलम्बिक पोटेंशियल हमारे पास होता है v 1/(1/r). तो अगर हम इस रीजन में हैं तो पहले पहले तो ये वाली जो टर्म है ये डाई डाउन कर जाएगी। अगर हमारे पास पोटेंशियल इक्वल जीरो, तो इसका मतलब होगा कि ऑब्वियसली ये टर्म जीरो होगी। तो ये कोलम्बिक पोटेंशियल के लिए नहीं, ये दूसरे पोटेंशियल के लिए है। तो इसलिए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह के पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इंटरमीडिएट रीजन में पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल जो टर्म है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ये हमारी एजम्पशन ब्रेक होती है, हाँ, ये एजम्पशन नहीं रहती कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टर्म जो है वो पहले जीरो हो जाते हैं पोटेंशियल से, तो हम पार्शियल वेव एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। पार्शियल एनालिसिस वेव एनालिसिस अप्लाई करने के लिए ये एजम्पशन होना ज़रूरी है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा इस इक्वेशन के लिए, ये अगेन हम मेरे पास जो हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, और ये एग्जांपल है 4.1, आप रेफरेंस के लिए उसको देख सकते हैं। ये हमारे पास स्फेरिकल बेसल फंक्शन है, ये और बेसल फंक्शन, और ये हमारे पास स्फेरिकल न्यूमन फंक्शन है। जबकि जो बेसल फंक्शन है
और जो कि बिहेव करता है एज अ साइन फंक्शन, और न्यूमन फंक्शन जो एग्जैक्टली समहाउ बिहेव करता है जनरलाइज कोसाइन फंक्शन। वो दोनों अलग अलग हमें आउट ये जो आउट गोइंग वेव नहीं दे सकते, तो हमें दोनों का लीनियर कम्बिनेशन चाहिए जो कि एनालॉगस हो ई पावर एटा की आर, यानी कि हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकें या फिर इस तरह का फंक्शन कर सकें। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम साइन कोसाइन को इकट्ठा करेंगे या फिर उनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे। तो इस पे इसको हम लेते हैं स्फेरिकल हैंकल फंक्शंस, तो उनका लीनियर कम्बिनेशन है स्फेरिकल हैंकल फंक्शंस। तो ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। और स्फेरिकल हैंकल फंक्शन कुछ मैं यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। ये रहे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर आप देख लो कि अगर आप दो को न्यूमन फंक्शन और स्फेरिकल बेसिल फंक्शन को इकट्ठा करते हो, फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास इस तरह से होगा, ठीक है, ई पावर एओटेक्स है, ई पावर एओटेक्स, ई पावर एओटेक्स। और सेकंड जो है स्फेरिकल हैंकल फंक्शन, वो ई पावर माइनस एओटेक्स है। ये देखें, ई पावर माइनस एओटेक्स जो कॉमन, जो आपको ऑब्वियस पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे पावर में प्लस है और यहाँ पे पावर में माइनस है। और लार्ज एक्स के लिए, या हमारे 3 डायमेंशन केस में लार्ज आर के लिए, आपके पास जो स्फेरिकल हैंकल फंक्शन बिहेव करेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे हमारे पास। तो माइनस एटा पावर एल प्लस वन और वन ओवर एक्स, ई पावर एक्स। और दूसरा हमारे पास सेकेंड ऑर्डर हैंकल फंक्शन इस तरह से दिखेगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, अभी मेंशन कर चुका हूँ, इस चीज़ को हमें जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करेगा ऐसे और सेकंड ऑर्डर बिहेव करेगा कुछ इस तरह से। साथ हमारे पास यहाँ पे वो पावर में कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आउटगोइंग वेव के लिए ज़रूरी है कि हमें ये वाला है फंक्शन चाहिए फर्स्ट ऑर्डर। ये तो इनकमिंग वेव हो जाएगी, हमें आउटगोइंग चाहिए। तो आउटगोइंग वेव के लिए हमारे पास जो हैंकल फंक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो हमारे पास जो रेडियल वेव फंक्शन वो होगा अप्रॉक्सीमेटली जो इक्वल होगा स्फेरिकल हैंकल फंक्शन के। तो वेव फंक्शन हमारे पास हो गया, और ये वो रीजन है, याद रहे, आउटसाइड द स्कैटरिंग रीजन है, यहाँ की पोटेंशियल हमारे पास जीरो है। तो इस रीजन में हमारे पास जो वेव फंक्शन दिखेगा वो इस तरह से होगा। ये हमारे पास है जो इंसिडेंट वेव है, वो ये रहा हमारे पास आउटगोइंग वेव है, जिसका ये हमारे पास एंगुलर पार्ट है। और जो रेडियल पार्ट है वो ये रहा हमारे पास हैंकल फंक्शन, फर्स्ट ऑर्डर हैंकल फंक्शन के लीनियर कॉम्बिनेशन टोटल हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन के साथ इस तरह से आ गया। तो ये अगेन इंसिडेंट वेव और ये आउटगोइंग वेव। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल है हमारे पास वो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, और हमारे पास जो साया होगा वो इसी तरह फाई डिपेंडेंस नहीं होगा। यानी कि फाई डिपेंडेंस नहीं होने का मतलब है कि m इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास साई एल एम फंक्शन में। तो जो हमारे पास वाई एल एम यानी कि एंगुलर पार्ट है वेव फंक्शन का, उसमें हम 0 पुट करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा वाई एल ज़ीरो, एम की जगह पे 0 है, तो एम वाई टर्म जाती रहेगी हमारे पास, और बाकी वेव फंक्शन ये रह जाएगा। इसको अब यूज़ करके, और जो कांस्टेंट है जो यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, जो एल सी एल अपेयर हो रहे हैं यहाँ पे कांस्टेंट्स, वो कस्टमरी है कि हम इसको इस तरह से चूज़ करें। इसका इस तरह चूज़ करने का फ़ायदा आगे देखोगे कि एक तो हमारे पास जो ये फोर पाई टर्म अपेयर हो रही है कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे इसके रूट ज़्यादा रहेगा। और ये भी हमारे पास ये भी टर्म है जो दूसरे एक किसी और टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए यूज़ होगी। तो ये कस्टमरी है कि आप इसको जो कांस्टेंट को इस तरह चूज़ कर लें। ए एल हमारे पास है एल्थ पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास अब आ गया वो पुट करने के बाद ये सी एल ज़ीरो जो हमने एज्यूम किया है कांस्टेंट, ये पुट करने के बाद आपके पास जो पूरी वेव फंक्शन है वो इस तरह से दिखेगी। और हमें पता है कि जो लार्ज आर के लिए जो हैंकल फंक्शन है वो इस तरह बिहेव करता है, पहले मैं नोट कर चुका हूँ। एच एल वन जो फर्स्ट ऑर्डर है माइनस एओटा एल पावर एल प्लस वन ई पावर एओटा के आर ओवर के आर। तो इसको अब हम यूज़ करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो अब अगर आप इसमें पुट करो, आप देखोगे कि ये देखो ये हमारे पास टर्म आ रही है ई आयोटा पावर एल प्लस वन, और ये है माइनस आयोटा एल प्लस वन। तो ये टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो किस तरह कैंसिल आउट होंगी, क्योंकि ये जो माइनस आयोटा है वो हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो आयोटा
पावर एल प्लस 1। तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, नोमिनेटर में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू एज्यूम किया, उसका फ़ायदा हमें ये हासिल हुआ कि ये भी हमारे पास एओटा वाली टर्म भी जाती रहेगी। अब आप इसको लिख सकते हैं, जो एंगुलर पार्ट है ये थीटा के साथ फाई जिसमें अपेयर नहीं हो रहा, एफ थीटा है, और साथ हमारे पास है ये एक के से कैंसिल हो गया, तो ये रह गया ई पावर एओटा की आर और ये के आर। तो एफ थीटा मेरे पास है अब इक्वल टू दिस। इसको ये हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। और जहाँ तक बात रही डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, तो हमारे पास डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आपको पता है डी थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर मॉडुलस है। आप ये एवेल्युएट कर सकते हैं आसानी से। ये एफ थीटा हमारे पास है और ये स्क्वायर मॉडुलस हमारे पास ये रहेगा। और अगर हम साथ ये ऑर्थोनॉर्मलिटी कंडीशन अगर हम यूज़ करें लेजेंडर फंक्शंस पे, तो आप देखोगे कि इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल क्रॉस सेक्शन हमारे पास ये रहेगा। तो ये रहा मेरे पास टोटल क्रॉस सेक्शन। यही था पार्शियल वेव एनालिसिस हमने क्यों यूज़ किया था, ताकि हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकें। और जो इसमें हमने फाइंड करते हुए हमारे पास जो अपेयर हुई है एक टर्म, वो है ए एल, जिसे मैंने कहा एल्थ पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड। तो अब पूरी जो बहस है वो है ए एल फाइंड करने में। तो इसकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से होगी कि हमने फाइंड करना है ए एल फॉर गिवन वी के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि जो स्कैटरिंग रीजन है उसमें शुडिंगर वेव इक्वेशन को शुडिंगर को वेव इक्वेशन को सॉल्व करें, और जो आउट रीजन है वो हमने सॉल्व कर ली है। तो अब इस पॉइंट पे कोई अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन यूज करें, और बाउंड्री कंडीशन से आपके पास ये ए एल फाइंड आउट हो जाएगा। अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे पास जो आउटगोइंग वेव है वो लिखी हुई है हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, और जो हमारे पास इनकमिंग इंसिडेंट वेव है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। तो इसको हम एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। तो अब हम वही करने जा रहे हैं कि ई पावर ओटा के जेड हमने देखा है कि वो सेटिस्फाई करता है श्रोडिंगर इक्वेशन को जब वी आपके पास जीरो हो। और हम आर्ग्यू कर चुके हैं कि जनरल सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। श्रोडिंगर इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन देखें, ये हमारे पास ये सोल्यूशन है, यही से श्रोडिंगर इक्वेशन का। तो ये ए आर जे एल के आर प्लस बी आर एन एल के आर हमारे पास। तो ये हम ऑलरेडी आर्ग्यू कर चुके हैं कि ये इसका सोल्यूशन है। तो ये रहा हमारे पास सोल्यूशन, ये रहा रेडियल पार्ट और ये रहा हमारे पास एंगुलर पार्ट। तो क्लेम ये है हमारे पास कि अगर ये सेम इक्वेशन का ये भी सोल्यूशन है और सेम इक्वेशन का हमारे पास ये भी सोल्यूशन है, तो समहाउ आप ई के पावर आयोटा के जेड को इस फॉर्म में लिख सकते हो। ई पावर आयोटा के जेड फाइनाइट एट रीजन। तो हमारे पास अगर ई पावर आयोटा के जेड अगर आप जेड की जगह पे जीरो पुट करो तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो फाइनाइट वैल्यू मिलने के बाद हमें पता है कि जो एन एल जो है स्फेरिकल न्यूमन फंक्शन है वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन पे ये ब्लॉब करता है, ये इन्फिनिट होता है। और दूसरी बात कि z हमारे पास इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है। अगर आप इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें आपके पास कोई फाई डिपेंडेंस नजर नहीं आती। तो ये एक्सपेंशन ई पावर आउट के जेड को इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर या बेसल फंक्शन में लिखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम रिले फार्मूला कहते हैं। इसकी डिटेल कैलकुलेशन आप देख सकते हो आर्फकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में 5th एडिशन में 12.4.47 ये एक्सरसाइज है। और अगर आप एडिशन यूज करो 7th, तो वो 7th एडिशन में है 15.2.24। तो आप वहाँ पे इसका प्रूफ देख सकते हैं स्टेप वाइज। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के बाद ये हमारे पास था वेव फंक्शन। इस फॉर्मूला के बगैर ई पावर आउटा के जेड, तो ई पावर आउटा के जेड की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करो। आप देखोगे कि जो एयोटा एल प्लस वन एयोटा एल ये टर्म कॉमन आ जाएगी, 12+1 ये भी कॉमन आ जाएगा। तो आप वेव फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। तो ए एल मैंने आपको बता दिया किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। स्कैटरिंग रीजन के अंदर आपको शूटिंग इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, और स्कैटरिंग रीजन के बाहर हम कर चुके हैं, तो आपका अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए फिगर आउट ए एल को कर सकते हो। और यही आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें क्वांटम हार्ट स्फीयर स्कैटरिंग एग्जाम्पल नंबर 11.3 है, और उसमें आप देखोगे कि किस तरह हम ए एल को फिगर आउट करते हैं।